जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जस्ट 1 मिनट दें मुझे। एक लाइट ऑफ कर दे, बिल नहीं चला। हाँ, तो कुछ प्रश्न है तो पहले लेते हैं, थोड़ा विल गिव सम टाइम फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन। हाँ बोलिए। अर्थव्यवस्था को और क्या बताया तो था मेरे को। हाँ, आपकी आवाज डबल आ रही है। मे बी यू आर ऑन 2 डिवाइसेस। एक डिवाइस ऑफ, एक डिवाइस को म्यूट करके पूछें। हाँ म्यूट कर दिया। हाँ, बोलिए। हाँ सर, वो अर्ध व्यवसाय जो बताया था ना आपने, अन्न मतलब कुछ होना। अध्यवसाय का मतलब यहाँ हो गया श्रम। हाँ मतलब हो गया कि श्रम नहीं करना। ओके। ठीक है ना। तो मैंने तीन हाँ, तीन तीन बताए थे उसके, राइट। हाँ तो यथार्थ निर्णय में जो आप जिसकी बात कर रहे हो, प्रमाण किसे कहते हैं? जो यथार्थ निर्णय के लिए जो ज्ञान होता है, यथार्थ निर्णयी जो ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। हाँ। और प्रमाण क्या क्या हो? संशय, विपर्य और अनअध्यवसाय रहित हो। तो अब यथार्थ को उजागर करने में 3 चीजें आड़े आ सकती है। आवाज साफ आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, 3 चीजें आड़े आ सकती है। पहला क्या है? संशय। संशय अर्थात जो ये है या वो है, ये पीला है या नारंगी है, एक संशय है। ठीक है ना। ये हो गया एक चीज आड़े आ सकती है यथार्थ को जानने में। दूसरी चीज आड़े आ सकती है, वो है उल्टा ज्ञान। है तो येलो और मैं समझ रहा हूं कि ये ऑरेंज है। संशय नहीं है, मुझे तो संशय नहीं है, लेकिन मेरी सोच गलत है। तो ये हो गया विपर्य। तीसरा है, मैं कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा हूं जानने का ये येलो है या क्या है, नहीं है कुछ भी नहीं, तो वो हो गया अनध्यवसाय। तो ये तीनों से जो रहित होता है वो हो गया यथार्थ का ज्ञान करने वाला। सर और ये अध्यवसाय वर्ड जो है, और कोई कॉन्टेक्स्ट में, जैसे परिश्रम के लिए आपने लिया, अभी परिश्रम हाँ, यूज समझा। होता है ना अध्यवसाय। जो के अध्यवसाय हिंदी का शब्द है। हिंदी का और शब्द है। पढ़े हिंदी का शब्द है अध्यवसाय। जैन पारिभाषिक शब्द भी अलग हो गया वो, अदरवाइज नॉर्मल हिंदी का शब्द है अध्यवसाय। ओके राइट। तो इस सिंपल टर्म से हम परिश्रम ही इसका मीनिंग, यस मतलब यस डायरेक्ट एग्जैक्टली मीनिंग परिश्रम। श्रम, एफर्ट। ठीक है ना। तो वो श्रम और एफर्ट है ही नहीं, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अध्यवसाय ही नहीं किया है, तो कुछ होगा नहीं, उसकी परिणति नहीं होगी। तो परिणति अगर नहीं होगी तो मैं यथार्थ तक कैसे पहुंचूंगा? यथार्थ को पहुंचने के लिए मुझे तो सही निर्णय जाना होगा, परिणाम निकालना होगा। कुछ परिणाम निकालने के लिए कुछ तो अध्यवसाय करना होगा, एफर्ट तो लेना होगा ना। करेक्ट। आप अध्यवसाय से थोड़ा डर रहे हैं तो एफर्ट यूज कर लो। हाँ नहीं, मतलब वर्ड थोड़ा सा लग रहा था कि और कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको फिट किया जा सकता है। नहीं, वो है एक्चुअल हिंदी वर्ड है, कोई खास बात नहीं। ओके ठीक है, आगे थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं।
आराध्य के चरणों में वंदन, टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो और भी कोई प्रश्न है तो थोड़ी चर्चा की जा सकती है। तो मैं एक समरी रख देता हूं ताकि और भी आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं एक समरी रखता हूं। लास्ट टाइम कानमल जी भी नहीं थे तो उनको भी थोड़ा सा मिल जाएगा। तो मैं संस्कृत सूत्रों में नहीं जाते हुए सिर्फ समरी इसकी करता हूँ 5-7 मिनट। तो हमने जो बात की थी, प्रमाण किसे कहते हैं? जो यथार्थ निर्णय करने वाला ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण में जैसे अभी मैंने बात बताई कि प्रमाण का अर्थ क्या हुआ कि ये 3 चीजों से रहित होना चाहिए, तभी यथार्थ, क्योंकि यथार्थ में ये तीनों चीजें बाधा पहुंचाएंगे। एक है संशय, जहां पर है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं ये है या वो है, ये स्थिति है संशय की स्थिति। दूसरी बात है जहां गलत समझ है, जो है उसको नहीं समझते हुए जो उसको दूसरी चीज जान रहे हैं, तो उससे भी हम यथार्थ पर नहीं पहुंच सकते, गलत कंक्लूजन पर ही पहुंचेंगे। और तीसरा है कि उसके लिए कोई अध्यवसाय ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, तो वहां भी हम सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। तो इन तीनों से रहित होना चाहिए जो यथार्थ न्यायी ज्ञान है। प्रमाण फिर 2 प्रकार के बताए गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए गए। प्रत्यक्ष के 2 भेद क्या किए गए थे? एक पारमार्थिक, एक सामव्यवहारिक। तो आत्मा स्पष्ट रूप से सब कुछ जान पा रही है, देख पा रही है, किसी भी तरह के और आलंबन की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। वो हो गया पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, तो वो हो गया केवल ज्ञान जो है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। क्यों? ये क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की कोई अपेक्षा नहीं है, ये सीधा आत्मा को होता है। और अवधि और मन प्रिय ज्ञान जो है वो विकल पारमार्थिक ज्ञान है। विकल क्यों, पारमार्थिक क्यों? 2 शब्द आए हैं, दोनों को समझना चाहिए। पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वो सीधे आत्मा को होता है, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से नहीं। इंद्रिय और मन के कोई वहां पर कार्य नहीं है। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान में सीधा आत्मा को होता है। लेकिन विकल क्यों? क्योंकि ये सकल नहीं है। सकल कौन सा हुआ? केवल ज्ञान। सकल माना संपूर्ण, पूरा। हाँ, जो मन प्रिय ज्ञान है और अवधि ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। वो पूरा ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है, तो इसलिए ये संपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा गया। तो हो सकता है जिस चीज को ये देख पा रहा है उसका तो यथार्थ ज्ञान हो गया, जिसको नहीं देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, तो ये हो गया विकल पारमार्थिक ज्ञान। और अब कुछ जो ज्ञान होते हैं निर्णय करने के लिए अवग्रह इत्यादि के सहारे, उसे व्यवहार में प्रत्यक्ष, क्योंकि हम उसको क्रिस्टल क्लियर मानते हैं, लेकिन हुआ वो इंद्रिय और मन के सहारे ही, उसे हम सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। व्यवहार में प्रत्यक्ष, लेकिन रियलिटी में प्रत्यक्ष नहीं है। रियलिटी में प्रत्यक्ष तो वही है जो आत्मा को हो रहा है। ओके, जहां अस्पष्टता या निर्णय की स्थिति होती है उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। और परोक्ष 2 प्रकार का हो गया आगे, श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान। ये 2 परोक्ष है, बाकी 3 ज्ञान जैसे आपको पता है प्रत्यक्ष होते। तो इसके बाद हमने परोक्ष के 5 भेद बताए थे, स्मृति, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम। तो स्मृति क्या है?
स्मृति है वो संस्कार के जागरण से होती है। संस्कार क्या होता है? जो भूतकाल की बात होती है, जो भूतकाल में हमने समझा होता है, जाना होता है, पहचाना होता है, उसको पुनः जो है उसकी स्मृति आ जाती है, वो हो गया संस्कारों का जागना। तो जो हमारे अनुभव का विषय है उसका स्मरण हो जाना और उससे कोई निर्णय पर पहुंचना, इसे हम कहते हैं स्मृति। फिर इसमें जब और एक जुड़ जाती है बात कि हाँ ये निर्णय सही है, ये वही है, जो मैं सोच रहा हूं यह वही है, इस तरह का जो संकलात्मक या जोड़ रूप से जो ज्ञान हो जाता है, और कोई क्षेत्र से भी और कोई से भी बात आ गई, इस तरह का जो हो गया, उसे हम कहेंगे प्रत्यभिज्ञा। उसके बाद तीसरा जो आता है वो तर्क। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान अर्थात क्या हुआ कि जहां ऐसा है वहां ऐसा होगा। जैसे जहां धुआं है वहां आग हो, ये तर्क है कि जहां धुआं है वहां आग होगी। यहां ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये सिर्फ एक साइड का रिलेशनशिप है, डबल साइडेड नहीं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जहां आग हो वहां धुआं हो ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, मैं बारिश में बाहर गया बिना छाते के तो डेफिनेटली भीग गया। अब बिना छाते के अगर मैं भीगा हुआ हूं, इसका अर्थ ये नहीं लगा सकते कि बारिश हुई है। हो सकता है किसी ने मेरे पर पानी गिरा दिया हो सकता है मैंने स्वयं अपने आप पर पानी गिरा लिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बारिश में बिना छाते गया हूं तो 100% भीगा हूं। ठीक है ना? तो इस तरह जो है ये एक साइडेड रिलेशनशिप, जहां धुआं है वहां आग है, इस तरह की जो ज्ञान है उसे कहेंगे तर्क। अब उस तर्क को यूज करके है तो उसको हम कहते हैं अनुमान। जैसे हमने धुआं देखा, हमने अनुमान लगा लिया कि वहां आग लगी, तो इस तरह के ज्ञान को कहते हैं अनुमान। और आगम जो हुआ वो हुआ आप्त पुरुषों का जो है वचन, उसे हम कहते हैं आगम। तो इस तरह जो हमने ये प्रमाण की चर्चा की। अब आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? वो नाम क्या था? स्पेल? म्यूट पे? मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बीच में म्यूट म्यूट पे थे। हाँ, म्यूट हो बीच गए में थे। तो म्यूट किया था मैंने। ओके ओके। हाँ, वो जस्ट आपके प्रश्नों को सुनने तो के लिए। सेकेंड वर्ड क्या था? प्रत्यभिज्ञा। 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 तो ये हुआ, ये संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है प्रति प्लस अभिज्ञा। अभिज्ञा का अर्थ हुआ जो अनुभव किया हुआ हो, ओके। और प्रति यहां हो गया तो उसको पुनः, माने एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। ये मेरी समझ से इसका यही निकले, वर्ड दिया हुआ प्रत्यभिज्ञा। ठीक है? ओके। और कोई प्रश्न?
नहीं है तो आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे नए की। अब देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी वस्तु के कई धर्म होते हैं, कई गुण होते हैं, उसके पूरी रूप से अगर कोई जानता भी है तो भी उसे वचन से या लिखकर पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। क्लियर है बात ये? क्योंकि ये पुद्गलों की सीमा है। वचन भी पुद्गल है, भाषा एक पुद्गल है, ये पुद्गलों की सीमा है कि उससे आप जो भी बताएंगे वो सीमित ही होगा, असीमित नहीं हो सकता। तो कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य अंश होता है अभी के लिए मेरे लिए, उसको मैं प्रकाशित करने का प्रयास करता हूं और उसमें बाकी बातें जो है वो गौण हो जाए। अब इसको ये समझें कि ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी दूसरी चीज को काटने के लिए रख रहे हैं, किसी दूसरी चीज से विरोध नहीं है, लेकिन अपने आप में हम एक अंश पर, उसके एक रूप पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये बात क्लियर हुई? कौन जी? हो गया। आवाज आ रही है सर मेरी? कौन जी? हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो। हाँ आ रही, ठीक। नहीं, बीच बीच में मेरा इंटरनेट आज थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, पता नहीं ये दो हफ्ते से फ्रीज हो रहा है सब बीच बीच में, तो कल पूछना पड़ेगा। जो चीजें समझ में आई ना आपको कि कई बार हमें एक अंश पर ध्यान देना पड़ता है और बाकी को हम गौण करते हैं। इसका मतलब नहीं कि बाकी का विरोध है कुछ। एक तो होता है कि जब दो पक्ष होते हैं एक बात के, एक पक्ष की बात करता है और दूसरे पक्ष को काटता है कि ये गलत है, तो दूसरे पक्ष का विरोध करता है। यहाँ विरोध की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा हूं। एक तो उसे आवाज नहीं आ हम नहीं करें। ठीक है, आपने नाम आवाज सुना होगा नए वाद। आवाज कट रही है सर बीच बीच में। क्या बोले वो समझ में नहीं आया। ओके, तो इस चलते हैं हम आगे। आवाज कट रही है अभी। ठीक, मैं अपना स्थान चेंज करने, ओके, मैं लोकेशन करते दो। अब बेटर आ रही है क्या? हाँ आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमें समझना है कि किसी भी चीज के जानने के लिए उसमें अनंत ज्ञान अनंत है, और उसे, क्योंकि हमारे इंद्रियों की सीमा है, भाषा की सीमा है, लिखने की सामग्री की सीमा है, अनंत कुछ भी नहीं है, इसलिए जानते हुए भी कोई पूर्ण ज्ञान बता नहीं सकता। ओके, तो इसलिए किस चीज का सहारा लिया जाए? अब तो सहारा लेने के लिए क्या होता है कि हमें किसी वस्तु के एक अंश को अगर हम जानने का प्रयास करें तो उस एक अंश, लेकिन वो क्या है कि देखिए, जब ये बात जब आती है तो दो समझ में दो चीजें हो सकती है। एक होता है कि हम किसी और चीज का विरोध कर रहे हैं, जैसे हम अपना पक्ष रख रहे हैं
और आपकी बात को गलत ठहरावे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये भी एक पक्ष को देखना हो गया, लेकिन यहाँ उस अपेक्षा से नहीं है, यहाँ दूसरे पक्षों के दूसरे अंशों को गौण करने की अपेक्षा से है, उसका विरोध करने की अपेक्षा से नहीं है, उसे नए कहते हैं। दूसरे पहली वाली स्थिति तो वाद विवाद हो गई, ठीक है ना धनराज साहब, क्लियर हुआ बात? हाँ हाँ एकदम। हाँ, तो ये पहली वाली स्थिति तो वाद विवाद हो गई, आप कुछ कह रहे हैं मैं उसको कट कर रहा हूं, यहाँ कट करने की अपेक्षा नहीं है, यहाँ एक चीज को बताया जा रहा है। अब आप जैसे समझ लें कि हम बोल रहे हैं कि धनराज जी साहब जो है जैन धर्म के अच्छे ज्ञाता है, लेकिन क्या ये बात कहने से इस बात का विरोध हो जाता है कि वो व्यापारी भी है, वो समाज सेवी भी है? इसका विरोध नहीं है कुछ भी, लेकिन जिस अपेक्षा से जहां बात होती है वहां कही जाती है। कोई कहता है कि भाई धनराज जी अच्छे पिता हैं, इसका मतलब है कि अच्छे मामा नहीं है, इसका मतलब है नहीं कि अच्छे चाचा नहीं है। तो लेकिन उस समय जहां पर अगर बेटे की अपब्रिंगिंग की बात आती है वहां पर यह कहा जाता है अच्छे पिता है। तो ये जो एक अंश को देखा जाता है उसे ही हम नए कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया नए। तो अनिराकृत तरांशो वस्तुअंश ग्राही ज्ञातुर्भिप्रियायो नया, तो वस्तु के किसी एक अंश को जानने वाले और अन्य अंशों का खंडन न करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। यहाँ जो ज्ञाता का अभिप्राय है वो उसका इंटेंशन ये नहीं है कि दूसरी चीजों का कट किया जाए, समझ गए बात? जब ये कोई कह रहा है कि ये अच्छे पिता हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो उनके बाकी गुणों पर ये कहे कि नहीं नहीं वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ उस चीज को उजागर करना है, उस बात को बताना है। तो वस्तुअंश ग्राहित्वात् नासो प्रमाणम न अप्रमाणम किंतु प्रमाणांश उच्यते। अभी क्या नए क्या है, वस्तु के अंश को ग्रहण करता, पार्ट को ग्रहण करता है, इसलिए वह न तो प्रमाण है और न अप्रमाण। जो प्रमाण होता है वो समस्त ज्ञान समस्त हो गया यथार्थ, ये न तो प्रमाण है न अप्रमाण है, किंतु ये क्या है, प्रमाण का अंश है, प्रमाण का पार्ट है। ओके, अब ये 7 प्रकार के होते हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूताः। तो नए कितने हैं? 7 प्रकार के हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। ये 7 प्रकार के जो है नए हैं। ओके, अब नेगम किसे कहते हैं, अब एक एक की चर्चा आएगी। संकल्प ग्राही नेगम है, तो ज्ञाता के संकल्प ग्राही अभिप्राय को नेगम नए कहते हैं। तो निगमः देशः संकल्प उपचारो व तत्र भवो नैगमः। तो निगम शब्द का अर्थ है देश, संकल्प और 3 अर्थ में आया यहाँ पर, और इनमें होने वाले अभिप्राय को नैगम कहते हैं। ये थोड़ी सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। देश क्या हुआ, जैसे जहां कोई बात का अर्थ समझा जा सके उसे उस रूप में कहना, वो हो गया देश नय। संग्रह नैगम का देश पार्ट। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि कहीं पर खाने का अर्थ चावल हो सकता है, कहीं पर खाने का अर्थ गेहूं हो सकता है। अब जहां पर उसका जो अर्थ है वो ले लिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो है ये देश डिपेंडेंट हो गया। जैसा देश वैसा वेश, वैसे ही बोल सकते हैं, वैसा अर्थ वैसी भाषा। एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हो सकता है।
ठीक है। अब मान लीजिए आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी गेहूं और चावल का ही, और अलग अलग माने अलग अलग क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं कि अलग अलग एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ये हो गया देश। दूसरा होता है संकल्प। तो संकल्प में क्या हुआ कि जो चीज घटित नहीं हुई है उसको भी हम समझ लें। जैसे आप सपोज करो आप गैस का चूल्हा जला रहे हो, आपको कोई, ये काल्पनिक होगी बात, आपको कोई पूछता है क्या कर रहे हो, आपने बोला खाना बना रहा हूं। क्या वास्तव में आप तब खाना बना रहे थे? हाँ या ना? थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, इंटरेक्टिव रखें, हाँ या ना? नहीं। नहीं, खाना तो नहीं बना रहे हैं। तो क्या आपका अभिप्राय मेरे को भ्रमित करने का था? नहीं। वो भी नहीं था। इंटेंशन वाज नॉट टू लाइक कंफ्यूज मी, राइट? इंटेंशन सही था। क्यों? क्योंकि आपने खाना बनाने के संकल्प से गैस का चूल्हा जलाना शुरू। तो इस तरह का जो आ गए वो भी नैगम में आ गए। ठीक है। तो इस तरह से जो है यथार्थ और अयथार्थ, काल्पनिक दोनों बातें इसमें आ जाती। यथार्थ और काल्पनिक दोनों ही बातों का इसमें समावेश हो जाता है। ओके। तो ये हो गया आपको नेगम। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? मैं ठीक है पवन जी। हाँ हाँ। बट तो एक बार आप इसमें कोई एक बार आप रिपीट करें। झूठ। हाँ सर। एक बार रिपीट करें आप। रिपीट करें एक बार। आवाज आपका एक बार रिपीट करें। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नए नए के बारे में था तो वो कितने नेगम। प्रकार के नए अलग अलग नहीं वो नहीं, नेगम डिविजन्स थे नेगम नए उसमें। के बारे में पूछ रहा हूँ। निगम मतलब अभी जो हमने जो बात की, जो हाँ एक ही शब्द को अलग अलग मतलब हाँ। एक ही शब्द को हम अलग अलग तरह से समझे। आवाज किस आधार पर? मतलब कुछ परिवेश के आधार पर बोल सकते हैं, देश मतलब परिवेश के आधार पर, राइट? कुछ प्रकट करने। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही मीनिंग ही दे रहा है। हाँ, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग जगह अलग अलग हो ठीक है। सकता है। वहाँ हाँ, कॉन्टेक्स्ट हो गया। वो कॉन्टेक्स्ट कभी कभी देश परिवेश भी हो सकता है, जहाँ है हाँ उस पर भी शब्द का मीनिंग अलग हो सकता है। ठीक है ना? हाँ। ओके। देन सेकेंड था संकल्प। संकल्प का क्या अर्थ हुआ? मतलब अब एक अभिप्राय देना। संकल्प का अर्थ हुआ यहाँ काल्पनिक चीज है। काल्पनिक क्यों है? यथार्थ में तो मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन फ्यूचर का कुछ संकल्प है और मैं उसको उसी से जोड़ के बात करता हूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं गैस का चूल्हा जला रहा हूं, लेकिन मेरा संकल्प था खाना बनाने का। तो कोई अगर मुझे पूछता है क्या कर रहे हो, मैं बोला खाना बना रहा हूं। मेरा कोई अभिप्राय ये नहीं था कि आपको उस पर
दिग्भ्रमित करूं ऐसा अभिप्राय नहीं था। ठीक है ना? क्लियर हो रही है नहीं हो रही है पवन जी? हाँ, वो तो मतलब अपने को कोई भ्रमित करने का उद्देश्य नहीं था, बट वो व्यवहार में मैं नॉर्मली वैसे वर्ड्स बोलते हैं इसको। हाँ, जैसे हाँ, हम वो नॉर्मली हम खाना हाँ बना रहे हैं तो करेक्ट है। नहीं, गैस जला के बोले खाना बना। ये सारे सारे जो है वो यूज करने के ही है ना, तो इसको वो नैगम नय में आता है। ये जो चीज है वो नैगम नय में आता है। ठीक है? ओके। और तीसरा जो उसका एस्पेक्ट था, उसके उसके और उदाहरण ले लें तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको समझने में। जैसे मैं मान लो कोई पौधे को लगा रहा हूं, तो क्या क्या कहते हैं, मैं फूल उगा रहा हूं या मैं आम उगा रहा हूं, तो आम तो उस समय नहीं उगा रहा हूं, लेकिन वो बात व्यवहार में समझ में आती है। वो काल्पनिक स्थिति है जो फ्यूचर में होने वाली, जिसका मैंने संकल्प किया है, इसके लिए ये कार्य कर रहा हूं। ठीक है ना? जैसे आप एक और देखो, एक और उदाहरण दो, शायद और क्लियर हो जाए। मुझे कंफ्यूजिंग फेसेस दिख रहे हैं, इसलिए अभी भी मैं चाहता हूँ थोड़ा और क्लैरिफाई हो इस पर, तो ये थोड़ा ड्राई चीज है। अभी जैसे मान लो आप एक कोई घर बना रहे हो, ठीक है ना? आप घर बना रहे हो, और तो आप घर की जमीन पर ले जाते हो किसी को, और बोलते हो यहाँ रसोई है, यहाँ बेडरूम है, यहाँ हॉल है। क्या वहां है? नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन आया आपका संकल्प था कि यहाँ होगा। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ ये रसोई है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये हॉल है। तो ये भी इसी नैगम में आ गया, संकल्प वाले बात में आ गया, क्योंकि आपका संकल्प है यहाँ रसोई बनाने का। यू आर कमिटेड टू डू इट, यू आर कमिटेड टू मेक अ किचन हियर, यू आर कमिटेड टू मेक अ बेडरूम देयर। ठीक है ना? और थोड़ी समझ में बैठी बात? धनराज जी और कोई उदाहरण देना चाहेंगे? नहीं ठीक है कि अपन आगे क्या होने जा रहा है उसका संकल्प रहता है मन में। हाँ, और हम उसी को बोल देते हैं कि ये है बराबर। हाँ, लेकिन उसमें कोई हमें कंफ्यूज करने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय सभी जानते हैं, और जिसको आप बता रहे हैं वो भी जानता है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है अभी तो रसोई है नहीं, लेकिन वो भी जानता है कि आप यहाँ रसोई बनाओगे। ठीक बात। ठीक है ना? तो ये आ गया नैगम में। और उपचार का अर्थ हुआ कि जहां जो शब्द यूज हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ ही, लिटरल जो मीनिंग है वो न होकर के उसका जो फिगरेटिव है, जो आपको जो होना है, जो आप बताना चाह रहे हो, वो लोग समझते, वो भी नैगम में आ गया। जैसे किसी को बोला कि इसका हाथी सा तन है, अब हाथी जैसा तो नहीं है, लेकिन उससे अब समझ गया कि वो डील डोल वाला है। ठीक है ना? तो इस तरह का जो सहारा लिया, ये हो गया नैगम नय में ये 3 प्रकार की बातें आई। ओके, फिर अगला आता है संग्रह नय, सामान्य ग्राही संग्रह। तो सामान्य मात्र को ग्रहण करने वाले विचार को संग्रह नय कहते हैं। तो बिना जातिवादी के भेद के, बिना किसी और के, जैसे हमने कह दिया कि सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला विचार है, और जैसे विश्व एक है, कोई भी भेद की अपेक्षा नहीं की। संग्रह माने कलेक्शन के रूप में हमने उसको देखा, क्योंकि सत्ता के रूप में सब एक रूप में विद्यमान है, सत्ता के रूप में सब पूरा विश्व जो है वो एक है। और अगर हमें द्रव्यत्व की दृष्टि से देखें तो 6 द्रव्यों का एक द्रव्य बन गया,
तो क्योंकि इन सब में द्रव्यत्व विद्यमान है, जहां जहां द्रव्यत्व है उसका एक कलेक्शन बना दिया, जहां जहां सत्ता है उसका एक कलेक्शन बना दिया, तो वो उस दृष्टि से हमने देख लिया, राइट। तो जहां जहां भारत लाइक ये आप उसको एक कलेक्शन के रूप में देख रहे हैं, उसमें उनके अंदर भेद नहीं कर रहे। अब जैसे मैंने द्रव्यत्व की अगर बात करें तो क्या उसमें क्या आ गए, सारे द्रव्य आ गए, 6 द्रव्य आ गए। तो इस तरह जो है बात होगी वो संग्रह नय की बात होगी, हमने कलेक्शन की बात कर रहे हैं। जहां सत्ता की बात कर रहे हैं वहां क्या आ गया, जिसका जो भी एग्जिस्ट करता है वो सत्ता हो गई, एग्जिस्टेंस सत्य, तो उसमें पूरा विश्व आ गया। तो इस तरह जो तत्र सत्ता मात्र ग्राही पर है, तो यहाँ पर सिर्फ सत्ता की बात, बट यहाँ पर जो एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ कल्पना की बात नहीं आती, जो संकल्प वाली बात थी वो रह गई पीछे। यहाँ सिर्फ जो सत्य है, जो एग्जिस्टिंग है, उसी की बात। और यथा विश्व में एकम सतो अविशेषात, तो जहां पर जैसे विश्व एक है क्योंकि सत्ता सब में एक रूप से विद्यमान है। और तो इस तरह यथा धर्मादीनाम मतलब धर्मास्तिकाय आदि तड़ द्रव्याणाम ऐक्यम द्रव्यात् विशेषात। तो यह द्रव्यत्व की विशेषता की अगर हम बात करें तो ये 6 द्रव्यों में ये द्रव्यत्व है, तो उस दृष्टि से हम द्रव्य, ये 6 मिला करके एक द्रव्य बन गया। तो जहां संग्रह की बात होती है उसे हम कहते हैं संग्रह नय। तो अभी तक हमने 2 नय की बातें की है, नैगम नय और संग्रह। संग्रह। तीसरा जो है वो हो गया व्यवहार। तो संग्रहिता अर्थानाम यथा विधि विभेद को व्यवहार है। अब व्यवहार में लाने के लिए कोई चीज हमें क्या होता है कि उसमें भेद करना पड़ता है, अलग अलग के रूप में देखना। जो भी संग्रह हमने जाना, अब मान लिया हमने जान लिया कि भाई जाति है, क्या जीवों की जाति है, अब उसको जानना पड़ता है ये एकेंद्रिय है, ये द्विंद्रिय है, त्रिइंद्रिय है, ये चतुरेंद्रिय है, पंचेंद्रिय। फिर भी पंचेंद्रिय में भी ये संगी है या संगी, या पंचेंद्रिय में भी ये नरक है या देव है, इत्यादि इत्यादि। जो उसको जो ये उसका विधि पूर्वक हम विभाग करने वाले जो विचार होते हैं उसको हम कहते हैं व्यवहार। कुछ विधि पूर्वक उसका माने किसी नियम के अनुसार उसका हम विभाजन करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। जैसे द्रव्य हो गया, अब उसको हम धर्मास्तिकाय अलग अलग करके विभाजन कर रहे हैं, ये हो गया व्यवहार। क्योंकि उसके बिना उपयोग में नहीं आएगी कोई चीज। उपयोग में लेने के लिए तो कलेक्शन में से कुछ देखना पड़ेगा, हमें उसमें भेद प्रभेद करके ही उसको यूज में लाया जा सकता। तो यह हो गया हमारा यथा सत तत् द्रव्यम प्रियायो वा। तो व्यवहार नय क्या है, सामान्य की उपेक्षा करके प्रत्येक वस्तु का विभाग कर। तो हर जगह हर चीज हर जगह उपयोगी होती है, कहीं आपको वो संग्रह उपयोगी है, कहीं संग्रह उपयोगी होता है। जैसे पूछा यहाँ कौन है, यहाँ लड़के हैं, संग्रह हो गया एक। विद्यालय में कौन है, छात्र हैं, ये भी उपयोगी है, तो ये संग्रह नय हो गया। लेकिन कहीं कहीं जो है उसको विस्तार में बताना पड़ता है, ये छात्र कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जब बात आती है तब हमें वहां जो है व्यवहार नय की बात आती है। तो आप देखो एक से एक जो है आगे से आगे उसका थोड़ा स्पष्टीकरण होता है। जो निगम में क्या था, काल्पनिक और यथार्थ दोनों थे। संग्रह नय में सिर्फ यथार्थ था, और व्यवहार नय में उस यथार्थ को भी भेद करके समझा जा रहा है। तो इस तरह क्रम से जो है हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते जाते हैं। उसके बाद जो आता है ऋजु सूत्र, वो क्या है, वर्तमान पर्यायग्राही ऋजु सूत्र है। यथा सुखमयो अयम समयः। तो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाले विचार को ऋजु सूत्र नय कहते हैं। वो भूत को भी छोड़ देता है, भविष्य को भी छोड़ देता है, सिर्फ वर्तमान को समझता है। जैसे वर्तमान में मैं सुख में हूं, अभी जैसे मैं निर्मल हूं, ये क्या है, ऋजु सूत्र है।
क्या मैं पिछले जन्म में निर्मल था? पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं क्या था, मनुष्य था, क्या था। अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान पर्याय में यही है। तो इस तरह जो वर्तमान पर्याय की जो बात होती है उसे कहते हैं ऋजु सूत्र। ऋजु का अर्थ होता है सरल। तो सरल भाषा में अभी जो है वर्तमान की सिर्फ बात करता हूं, कल क्या होगा पता नहीं, क्या कल क्या था पता नहीं। ठीक है ना, यह हो गया ऋजु सूत्र। तो इस तरह हमने जो है चौथा प्रकार की बात कर। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको रिपीट करते हुए जाऊंगा। तो हमने पहले बात की थी नैगम की, जहां था देश, संकल्प और उपचार। दूसरे में बात की हमने जो है सामान्य को ग्रहण करने की क्षमता, सामान्य को ग्रहण करने वाला नय, वो हो गया संग्रह नय। तीसरे में उसमें भेद की बात की, व्यवहार की, ताकि उपयोग में आ सके, तो वो हो गया व्यवहार। और चौथा जो है हमने बात की है सिर्फ उसमें से भी क्या, सिर्फ वर्तमान को जो जानने वाली बात है, वर्तमान को ग्रहण करने वाली बात है, वो हो गया ऋजु सूत्र। इसके बाद आगे आता है, तो उसके बाद ऑब्वियस है नेक्स्ट क्या होगा कि हम काल की अपेक्षा से जाने क्या था, क्या है, क्या होगा, और भी तो परिष्कृत क्या हो गया वो। तो वो हो गया आपको सब कालादि भेदेनार्थ भेदर शब्द। तो काल आदि के भेद से अर्थ भेद मानने वाले विचार को शब्द नहीं कहते। तो जैसे यथा बभू भविष्यति भविष्यति सुमेरु रुति भिन्न काला शब्द भिन्नार्थस्य बोधका। जैसे कहते हैं सुमेरु था, है और होगा। तो अब कोई एक कहते हैं ये पर्वत है, एक कहते हैं पर्वत था और होगा। इसका मतलब क्या है, वो दृढ़ है, निश्चित है, फिक्स्ड है, शाश्वत है। तो ये बात क्लियर हो गई इससे। तो ये जो है, या ये था, ये है और ये होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं उसके पर्याय। तो हम उसके अगर विस्तृत बात चर्चा करते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द नय। तो इसमें ये भिन्न भिन्न काल के जो शब्द हैं उनका भिन्न भिन्न अर्थों के बोधक है। जैसे महावीर नैसार थे और सिद्ध हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो भिन्न भिन्न हो गए, ये हो गया आपको शब्द नय। फिर आता है नेक्स्ट आता है समविरूढ़ नय। तो इसमें क्या हो गया, पर्यायर्थ भेदकृत समविरूढ़ है। तो पर्यायवाची शब्दों के द्वारा अर्थ भेद मानने वाले विचार को समविरूढ़ नहीं कहते। अब जनरली तो हम सामान्य भाषा में कहते थे कि ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। जैसे हम मुनि, साधु, तपस्वी इत्यादि शब्द एक ही चीज को मीन करने के लिए यूज करते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं एक तरह से। लेकिन क्या वास्तव में वो पर्यायवाची है? जैसे मुनि, तपस्वी को छोड़ दो, हम लोग जैन धर्म में एटलीस्ट बहुत लोग गृहस्थ भी तपस्या करते हैं, लेकिन अगर हम कहें मुनि, साधु, योगी इत्यादि, पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। तो यहाँ ये क्या है कि इसमें भी जो अंतर है वो समझने वाले नए को समविरूढ़ नए कहते। अब जैसे मुनि कौन, जो मौन रहता है वो मुनि, जो योग करता है वो योगी, जो साधना करता है वो साधु, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंशिएशन इसमें भी, जो पर्यायवाची शब्द दिखते हैं उनमें भी जो एक बहुत फाइन ग्रेन उसका जो समझ लाना है, वो हो गया समविरूढ़। क्लियर हो गई बात धनराज सर? हाँ सर। ठीक है। तो जैसे यथा इंद्रनाथ इंद्र, सकनाथ शक्र है। अब जैसे इंद्र के भी जैसे दो नाम आचार्य तुलसी ने यहाँ बताए हैं, एक इंद्र और एक शक्र, दोनों इंद्र है। लेकिन
इंद्र क्यों है? इंद्रनाथ, अर्थात वो दीप्ति वाला है, चमक वाला है, शाइनिंग है, उसलिए उसका नाम इंद्र है। इंद्र क्यों है? जो ईंधन से आता है, ईंधन अर्थात दीप्ति वाला, इसमें दीप्ति हो, तो जहां चमक हो, शाइनिंग हो, उस तरह उसके उसकी अपेक्षा से उसका नाम इंद्र आया। फिर शक्र नाम क्यों आया? वो है शक्ति से, जो शक्ति संपन्न है, शकनाथ शक्र है, तो शक्ति से, समर्थता से उसका नाम शक्र है। तो जो पर्यायवाची शब्द तो थे, लेकिन फिर भी उनमें जो है ओरिजिन का अंतर था। उस ओरिजिन के अंतर से उसको अलग अलग जो रूप में और परिष्कृत रूप में समझा जा सकता। तो ये हो गया आपको समविरूढ़ नए। फिर होता है लास्ट जो नए की बात होती है, वो है एवं भूत नए। तो एवं भूत माने क्या हुआ? ऐसा हुआ है। तो जो ऐसा हुआ मतलब कि जो क्रिया होती है उस आधार पर उसका जो निर्णय करें, वो हो गया एवं भूत। जैसे क्रिया परिणतमर्थम तत्शब्द वाच्यम स्वीकुर्णे भूतः, यथा इंधन क्रिया परिणित इंद्र ईर्ष्यावाद्यास्त्रियो द्रव्यार्थिका शेषाश्च पर्यार्थिका। ओके, ये लास्ट वाली लाइन एक बार लास्ट में लेते हैं। लास्ट वाली लाइन एकदम सिंपल है। एस्वा आद्या स्त्रियो द्रव्यार्थिका शेषाश्च पर्यार्थिका। तो जो पहले तीन है, इनमें से जो लास्ट लाइन का पहले अर्थ बताता हूं, इनमें से जो पहले तीन है वो द्रव्यार्थिक है और अगले के चार जो है पर्यायार्थिक। क्योंकि पहले तीन जो थे वो सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा से थे, और अगले जो चार हैं, जैसे किसी भी बोलते हैं ना, द्रव्य और पर्याय दो होते हैं, राइट? सब्सटेंस एंड मोड, चेंज होते रहते हैं जो मोड। तो पहले तीन जो थे वो द्रव्य की अपेक्षा से थे और अगले चार जो है पर्याय की अपेक्षा। अब जो मेन बात है, जो एवं भूता की जो बात है, एवं भूत की जो बात है, वो क्या हुआ? वो इंद्र क्यों होता है? क्योंकि वो ईंधन क्रिया में परिणत है, तभी वो इंद्र है। जो देदीप्यमान है तभी वो इंद्र है। अब जैसे इसमें कैसा समझा जा सकता है कि हम कहते हैं वही साधु है, तो जब वो साधना में रत है उसी समय वो साधु है, बाकी समय नहीं है। कोई मुनि है, जब मौन है तभी वो मुनि है, तो क्रिया के अनुसार उस समय वो है, ठीक है? हर समय नहीं है। अब जो तपस्वी है, मान लो, जब तपस्या कर रहा है तभी तपस्वी है, जब खा रहा है तब तो तपस्वी नहीं है। तो जो इस तरह का जो है क्रिया से जोड़ करके और भी परिष्कार, ऐसे एक जनरल में कह देते हैं, कोई मांस खमन कर रहा है, कई बार अठाया कर रहा है, तो उसे कहते भाई ये तपस्वी है, कह सकते हैं। वो आ गई बात हमारी समविरूढ़ वाली की बात, तपस्वी हो गए। लेकिन उसमें भी और भी परिष्कार करना है। तपस्वी कब है? जब तपस्या कर रहा है मात्र, तभी तपस्वी, हरदम नहीं है। तो ये क्या क्रिया से रिलेटेड हो गया, वो जो कर रहा है उस पर। तो क्यों है इसका जो है, ये इसमें स्पष्ट निर्णय हो जाता है। एवं भूत है जो है, तो एवं भूत नय में इस प्रकार होता है, क्योंकि आप ये निर्णय कर पा रहे हैं कि अभी ये है। जैसे राजा है, जब राज्य कर रहा है तभी राजा है, जब राज्य नहीं कर रहा है तब, ऐसे तो बोल देते हैं ये राजा करणी सिंह जी है, राजा साहब हैं, बोल देते हैं। लेकिन जब राज्य कर रहा है तभी राजा है, जब शासन कर रहा है तभी शासक है, हमेशा नहीं है। उसी तरह तो हमारे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से ये तपस्वी वाला उदाहरण और भी इजी बैठता है समझने में, क्योंकि हम हमेशा लगातार तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें जनरली कह दिया जाता है कि भाई तपस्वी है। अभी कह दिया महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी तपस्या बहुत करते हैं इसलिए हो गया, लेकिन हमेशा ही कर रहे हैं तो बात नहीं है। तो ये जो एवं भूत में है, जिस समय तपस्या हो रही है उसी समय उसका वो नाम होगा। ये हो गया आपको एवं भूत में। तो आज चूंकि बहुत थोड़ा ड्राई है, तो इसलिए आज मैं इतना ही रखूंगा और प्रश्नोत्तर के लिए बाकी समय रखूंगा। निश्चय नए किस में आएगा फिर?
ये ओके, मैं वो नेक्स्ट टाइम लेना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली क्या है कि जो अब आपने पूछ ही लिया है तो इसको भी ले लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट ही श्लोक वही है, निश्चयो व्यवहाराश्चपि। तो इसमें क्या है कि नय के दो भी प्रकार किए गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार। तो तात्विकार्थाभिधायी निश्चय, जो तात्विक अर्थ का कथन करने वाले विचार को निश्चय नहीं करते, और जो यथा भ्रमरा पंचवर्ण है, क्योंकि जो जैसे भंवरा 5 वर्णों वाला है, 5 वर्ण होते हैं उसमें, लेकिन लोक व्यवहार में क्या है, लोक प्रतीतार्थनामायी व्यवहार है। तो लोक में जो व्यवहार में जो बात है, लोक प्रसिद्ध अर्थ को मानने वाले विचार को हम व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे यथा भ्रमरा कृष्ण वर्ण है, जैसे भंवरा काला वर्ण का है, तो ये होगी लोक व्यवहार की बात, ठीक है। लेकिन जो तात्विक बात है, जो निश्चयात्मक यथार्थ है, वो हो गई जो निश्चय नहीं। जैसे हमने कह दिया भाई, अभी जैसे हमने मिथ्यात्व के प्रकार बताए, वो क्या है, व्यवहार न है। व्यवहार में देखें, किसी साधु को साधु नहीं मान रहा, साधु नहीं मान रहा है, तो वो व्यवहार में हम बोल देते हैं कि ये निश्चित। जैसे अभी क्या है, जैसे कई चीजों में जब हमें पता नहीं रहता है, हम कोई दिख रहा है आपको व्यवहार में बहुत धर्म ज्ञानी है, आप सम्यक भी कह सकते हो, तो ये व्यवहार की बात होगी। लेकिन निश्चय में तो केवल ही जाने। तो निश्चय नहीं जो है वो तत्वार्थिक है, तत्व पर डिपेंडेंट है, यथार्थ पर डिपेंडेंट है। और व्यवहार नय है जो लोक प्रसिद्धि के आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये निश्चय नय और व्यवहार नय में फर्क, ठीक है। क्योंकि ये दो ही ज्यादा चलते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। हाँ, ये अलग नहीं, ये अलग अपेक्षा से है, और वो अलग अपेक्षा से, वो 7 नय जो है वो अलग अपेक्षा से है। ये नय जो है ये सिर्फ तात्विक और लौकिक, लोक प्रसिद्धि, लोक व्यवहार वाले बात। तो जहां ये इस दृष्टि से वर्गीकरण है, वो अलग दृष्टि से वर्गीकरण है, वो हम कैसे उसका मीनिंग ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट। ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग नजरिया है देखने का। तो किसी को कोई प्रश्न? सही है। निश्चय ने खाली मतलब तत्व के ऊपर ही है, जैसे अपन कुछ तत्व चीज, मतलब क्या हुआ? मतलब कोई कोई विषय जो हम उसको नहीं, ये नहीं। क्या बोलते, प्रमाण। तत्व क्या है? जो ओके। अस्तित्ववान है वो तत्व है, हाँ। ठीक है। जिसका अस्तित्व है मतलब वो सदा है, हाँ, तो वो तो तत्व है। जो सामने हमें दिखता है तो जो उसको तो हम दोनों ही कह सकते हैं, निश्चय में व्यवहार ने दोनों ही हुआ। कैसे? जैसे अभी मैं टीवी में एक मॉनिटर देख पा रहा हूँ, हाँ तो मॉनिटर तो निश्चय ने भी मॉनिटर, व्यवहार ने भी मॉनिटर हुआ। ना, वो ठीक है, बट वो निश्चय की बात है। वो कई बार आप निश्चय नहीं भी कर पाते हो, फिर भी व्यवहार नहीं यूज कर लेते, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो वो तत्व, तो काफी जगह हाँ, हम ऐसा होता है कि लेकिन तत्व में तो ये भी मॉनिटर भी आएगी आपके, कल्पना की बात नहीं है इसमें। जैसे तत्व क्या है ये समझने के लिए गौतम स्वामी ने महावीर से पूछा, किम तत्तम, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उपनेयवा, जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो उत्पन्न होता है वो तत्व है। फिर उत्पन्न, नष्ट होता है, जो पैदा होता है बनता है, वो तत्व है, ठीक है ना। फिर गौतम ने पूछा, वो गौतम को कंफ्यूजन कि अगर सब चीज उपजते रहेगी तो इतनी चीज रहेगी कहाँ, ठीक है ना। आप मान लो घर में खाली कपड़े लाते ही लाते रहो, तो कबोर्ड का क्या होगा? बढ़ जाएगा। भर जाएगा ना, भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा?
आप तो खाली अगर आप लाना ही जानते हो कपड़ों को तो क्या होगा कबर्ड का, जगह ही नहीं रहेगी। है ना कौन जी? हाँ सर, जगह नहीं रहेगी, भर जाएगा। हाँ तो मुश्किल होगी। तो ये तो इसलिए वो गौतम स्वामी सोचते हैं कि ये उपनयी युवा से तो समस्या है, विश्व लोक पूरा भर जाएगा उपनयी युवा से, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने फिर पूछा किम तत्तम, तो महावीर ने जवाब दिया विगमेय युवा, जो नष्ट होता है। तो अब फिर सोचता है अभी जो पैदा होता है वो है और ये नष्ट होता है, कुछ पैदा हो रहा है कुछ नष्ट हो रहा है, तो जो जो था वही वापस पैदा हो रहा है या नया कुछ पैदा हो रहा है, ये भी संशय है। तब फिर से उन्होंने पूछा किम तत्तम, तो उन्होंने बोला ध्रुवैवा, जो ध्रुव है अर्थात जो स्थिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तत्व क्या है, जो उत्पन्न होता है, विनाश होता है और ध्रुव भी है। ध्रुव क्यों है, जो था वही बदला, और उसी बदलाव का नाम है उत्पन्न और विनाश। जो पुराना पर्याय था वो समाप्त हुआ और नया पर्याय जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस तरह ये जो है ये हो गया आपको तत्व, और वो रियल में एग्जिस्ट करता है, सत्य है, तभी उसका नाम तत्व है। जो जो ऐसे या इमेजिनरी कुछ भी है वो तत्व में नहीं है। ठीक है ना? जो इमेजिनरी है तो इमेजिनेशन पर, आप इमेजिनेशन पे कुछ भी बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? जब इमेजिन ही करना है कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो जब बात आएगी कोई भी चीज को कहना है सही है या गलत है, वो किस पर कह सकते हो? यथार्थ को ही कह सकते हो ना आप सही है गलत है। कल्पना को सही गलत क्या कहोगे आप? हाँ, वो तो कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। तो यथार्थ जहां है वहीं सही गलत है। तो यथार्थ किस पर निर्भर होगा? तत्व पर निर्भर होगा। और तत्व की परिभाषा अभी अभी हमने हम लोगों ने चर्चा की। तो उस आधार पर एक तो होता है सही में तत्व के आधार पर, यथार्थ के आधार पर जो कही गई बात है वो हो गया निश्चय है, और जो लोक प्रसिद्धि के अनुसार से कही गई है वो हो गया व्यवहार। ठीक है? ओके। और कोई प्रश्न किसी को? इस त्रिपदी के ज्ञान से उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान का वह उन्होंने निर्माण किया, गौतम स्वामी ने। समझ लो भगवान ये खाली त्रिपदी का ही ज्ञान देते हैं सबको, गणधरों को शुरू में। हाँ, उसी से ही वो 14 पूर्वों का ज्ञान बना देते हैं। तो धनराज साहब ये अभी क्या है कि हमें नए तो हो गया है, अब आगे जैसे जाएंगे, ये किताब लगभग समाप्त हो चुकी है, तो आगे क्या लें इस पर एक चर्चा करना है। थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए मैं भी कुछ लाइट लेते हैं। सर मेरा एक सजेशन था। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं आता, वो प्रतिक्रमण के बारे में कुछ पार्टियां लेते हैं तो थोड़ा समझ में आए। मीनिंग के साथ क्या? प्रतिक्रमण में जो आती है ना पार्ट, मतलब सूत्र जो आते हैं, इर्यापातिक सूत्र या वो काउसर, हाँ ठीक है, वो चीजें कुछ, तो थोड़ा ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स बहुत मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे वर्ड्स आई एम नॉट एबल टू कैच। ओके ठीक है। तो मैं भी एक एक पार्टी ले लेंगे, और कुछ साथ में श्रावक संबोध करनी है। हाँ, श्रावक संबोध कर सकते हैं। अच्छा, इजी है तो क्या इजी है ना वो, तो वो भी हो सकती है। कानमल जी साहब का कोई सुझाव? ठीक है जी, आपकी राय ठीक है। अच्छा नहीं बताओ, अब राय तो अब अपन लोगों ने सब जिचे जी करना, अपन तो कोई अच्छा है, श्रावक संबोध भी अच्छा है। हाँ, जैन सिद्धांत दीपिका अब मैं यही रोक रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे फिर वो चला जाएगा नाम स्थापना, ये थोड़ा ड्राई चला जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं इसको पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने मोटा मोटी जो बात आनी थी ना गुणस्थानों की वगैरह वगैरह की, वो तो अच्छे से चर्चा हो गई। अभी झीणी चर्चा का लेवे तो वो थोड़ी टिपिकल होएगी क्या? वो डिफिकल्ट हो जाएगी ना फिर, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा कि मतलब 2-4 वीक थोड़ा सा इजी लेकर के फिर से, तो क्या होगा कि वो ऐसा एक साथ भारी नहीं होगा। सही बात। तो एक काम करते हैं, अभी अगले 4 हफ्तों में प्रतिक्रमण की 4 पार्टियां और श्रावक संबोध लेते हैं। ओके, सबकी अगर सहमति है तो वैसा ही करते हैं। हाँ बढ़िया। उसके बाद फिर हम लोग झीणी चर्चा शुरू कर सकते हैं। हाँ
ठीक ठीक है, है सर। ओके। तो आज चूंकि प्रश्न नहीं है, यही विराम देते हैं। प्रश्न है तो पूछे कोई। ज्यादा आजकल क्या प्रश्न के लिए भी समझने में थोड़ा सा हाँ, उसको आपको फिर से जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा सर, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाइफरकेशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट को पूरा, फिर धीरे धीरे देखिए ज्यादा ऐसे आपने आपने एजम सिंपल से समझ गया। पहले आप पहला क्या है कि कल्पना और यथार्थ दोनों का मिला करके आपने जो भी उसको समझा वो निगम आ गया। उसके बाद आपने जो खाली यथार्थ है उसका संग्रह रूप में समझा, वो आ गया आपको संग्रह नय। उसके बाद आपने जो ये बाइफरकेशन की बात की ना, वो प्रैक्टिकल हो जाता है, तो वो हो गया व्यवहार नय। फिर आपने जो आपको सिंपल सी जो है अभी सिर्फ वर्तमान की बात की, वो हो गया सर ऋजु सूत्र, राइट। सिर्फ वर्तमान, ये अभी ऐसा है, पता नहीं कल क्या था, परसों कल क्या होगा पता नहीं। और जो जो उनको बताने वाला विचार होता है ना तीनों कालों का, वो हो गया शब्द नय में आ गया। फिर समभिरूढ़ हो गया, 2 मिनट्स। जो पर्यायवाची शब्दों में भी जो विशेष अर्थ को ढूंढ करके व्युत्पत्ति के आधार पर, उस अर्थ शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उसको सही में अर्थ समझाता है। जैसे जो मौन रहता है वो मुनि, जो साधना करता है वो साधु, जो योग करता है वो योगी। हालांकि तीनों को हम पर्यायवाची में यूज करते हैं। और उसमें भी जो है एक एवं भूत, मतलब कि जो जैसा करता है उस समय उसी समय उसका वो रूप है। जब मौन करता है तभी मुनि, जब साधना कर रहा है तभी साधु, जब तपस्या कर रहा है तभी तपस्वी, बाकी समय नहीं। जब राज्य कर रहा है तभी राजा, बाकी समय नहीं। इस तरह का जो हो गया वो हो गया एवं भूत। तो ये तो बहुत इजी है, वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली शब्द डिफिकल्ट लगते हैं। आज ज्यादा कैंडिडेट नहीं है क्या? थोड़े ही दिखते हैं। हाँ थोड़े ही यार। आज खाली 5-6 लोग ही है सर। ठीक है, चले आज यही विराम देते हैं। तो ओके सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुधवार। कृतज्ञ उसमें Thank you. हम आपके आभारी है। जय जिनेंद्र सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय।